हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी एक लिक्विडिटी रिस्क पे, तो उसका हम थोड़ा सा ही पार्ट कवर करा था। लिक्विडिटी रिस्क अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है ना, जैसे आपका आ जाएगा मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, वी ए आर, लिक्विडिटी वी ए आर, सो कंडीशनल वी ए आर, सो वो सब हम आगे जाके कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है लिक्विडिटी गैप एनालिसिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी टॉक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉर्पोरेट और अ बैंक। क्योंकि आप खुद समझो, अगर आप एक कॉर्पोरेट हो या आप कोई बैंक हो, आपको खुद एक लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है। लिक्विडिटी मेंटेन क्यों करना पड़ता है? ताकि आपको अगर इमीडिएटली फंड्स चाहिए हो या आपकी कोई लाइबिलिटी आपको अभी रिपे करनी हो, या यू नीड टू मीट योर लाइबिलिटीज, तो आपके पास इक्विवेलेंट एसेट्स या इक्विवेलेंट फंड पड़ा हो। अगर फंड नहीं होता है, लेट्स से आपका इनफ्लो इज अराउंड 500 करोड़ का, आपके पैसा आना है और आपको 1000 करोड़ का देना है, तो जो गैप है 500 करोड़ का, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिक्विडिटी गैप। रीजन भी हम पे वो पैसा नहीं है उसे फुलफिल करने का भी, इसलिए वो गैप बना है। तो उसके ऊपर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, पुराना वाला तो वैसे सब इसमें है। चलो एक बार एंड में फाइनल जब करने लगूंगा तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या अब तक कर चुके हैं। लिक्विडिटी लिक्विडिटी गैप एनालिसिस। ठीक है, लिक्विडिटी गैप जैसे मैंने आपको समझाया कि कितना आप पे अभी एसेट पड़ा है, कितना लाइबिलिटी है। लेट्स से आज का दिन है, ठीक है ना, हर कंपनी डे टू डे उसका एक पीएनएल, एक बैलेंस शीट होता है। पीएनएल बैलेंस शीट मतलब उस पर कितना पैसा पड़ा है, उस पर कितना पैसा आना है, उसे कितना पैसा पे करना है टू मीट देयर डे टू डे कैश मैनेजमेंट और डे टू डे लिक्विडिटी। तो गैप एनालिसिस कैसे हम करते हैं कि सपोज, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे पे 100 रुपए का इन्फ्लो आना है, 150 का आउटफ्लो जाना है। तो जो आउटफ्लो, तो अब जो इसमें से जो 50 का जो मेरे पे बीच में गैप है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लिक्विडिटी गैप। ठीक है ना, इट्स बेसिकली एक्सपेक्टेड इनफ्लो वर्सेस व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो जैसे बैंक होता है, जो ओवरनाइट लेंडिंग, जो मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे ओवरनाइट पैसा उठा लेते हैं बैंक या ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ओवरनाइट लेंडिंग को आपका वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, यार नाम भूल गया। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको लेट्स से बैंक्स को ना एक सीसीआर रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक ना, सीआरआर, सॉरी सीआरआर नॉट सीसीआर, सीआरआर रेशियो। अब सपोज बैंक, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक या आरबीआई हो या फिर यूएस का सेंट्रल बैंक हो, उन फेड ने क्या रखा है कि भाई साहब, आपको आपके पास एंड में 100 करोड़ रुपए होने चाहिए एज अ कैश रिजर्व। ठीक है, अब लेट सपोज एक बैंक पे पड़े हैं 90 करोड़, उसके पास 10 करोड़ का गैप है, तो वो क्या करेगा, ओवरनाइट लेंडिंग करके अपना वो गैप को पूरा करेगा। ओवरनाइट लेंडिंग में कैसे करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन से उठाते हैं। तो दूसरे इंस्टीट्यूशन को क्या फायदा होता है, तो वो जब लैंड करेगा वो करेगा 100 करोड़ या 50 करोड़ का जो गैप है, 50 करोड़ प्लस एक लाइबॉर। लाइबॉर क्या होता है वैसे, यूजुअली इंटरनेशनल जब भी ट्रांसफर होता है, इट्स नोन एज लाइबॉर। लाइबॉर इज लंडन इंटर बैंक लोन ट्रांजेक्शन, लोन ट्रांसफर ऐसे करके। लाइबॉर भी लंडन इंटर बैंक बोरिंग होती है। इसमें क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को 50 करोड़ देगा प्लस एक स्प्रेड देगा। वो स्प्रेड क्या है, दैट इज द लाइबॉर रेट। ठीक है ना, तो जो कमाई होती है, ठीक है ना, वो बेसिकली लाइबॉर रेट लगा के, तो वो लाइबॉर तो तेरा मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, प्लस एक और स्प्रेड होता है, लेट्स से 1% का। सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, बैंक ए है, ठीक है ना, बैंक ए को 50 रुपए चाहिए। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारे पे बैंक बी आ जाता है, ठीक है ना, अरे यार ऐसे में ना पंगा होगा, मैं ऐसा 50 करोड़ चाहिए, बैंक बी है, वो 50 करोड़ लैंड करेगा। ठीक है, तो इसे मैं एज अ माइनस करके लिखता हूँ। लैंड कैसे करेगा, पहली बात ये 50 करोड़ देगा, 50 करोड़, 50 प्लस लाइबॉर प्लस एक फिक्स स्प्रेड होगा जो इसकी कमाई होगी। लाइबॉर तो फ्लक्चुएट होता रहेगा ना मार्केट में, पर उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपना एक स्प्रेड रखेगा, लेट्स से 1%। सो क्या होगा, जब वो बैंक उसे रिपे करेगा तो वो 50 प्लस लाइबॉर प्लस एक स्प्रेड पे रिपे करेगा, तो वो जो स्प्रेड होगी, वो जिस बैंक ने लेंड करा वो उसका अर्निंग हो जाएगा। ये लाइबॉर की फुल फॉर्म मैं भूल गया, रुको देख लेते हैं। और लाइबॉर लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है। दिस इज बेसिकली अ बेंचमार्क रेट। रुको लिख देता हूँ बस यहाँ पे, लाइव बी ओ आर।
ऑफर्ड रेट, ठीक है ना, ये बेसिकली आपका लाइवर होता है। लाइवर पे एक आगे जाके बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ी सी, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। बेसिकली ये ऑलमोस्ट जरा 5 करेंसीज में होता है जहां तक मुझे याद है। तो आपका ये होता है यूएस डॉलर्स होता है, जीबीपी होता है, जेपीवाई होता है, शेस फ्रैंक होता है, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए मैंने पहले, और वो होता है, रुको मैं लिख ही देता हूँ कौन कौन से होता है। यूएसडी में होता है एक, और जीपीबी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, सीएचएफ, जेपीवाई, तो तीन, एक और यूरो। आई थिंक 5 में ही होता है, 1 2 3 4, हाँ 5 में होता है ना, 5 में ही होता है जहां तक मुझे याद है। यस, यूएसडी, यूआर, जीपीवाई, जेपीवाई और सीएचएफ। तो इन करेंसीज में रेट मतलब बेसिकली आपका दिखाते हैं। इस करेंसी मतलब बेसिकली इस कंट्री के जो कन्वर्जन होता है उस पे एज वो रेट लिस्ट होता है। मतलब 5 डिफरेंट करेंसीज में आपका रेट लिस्ट होता है, और इसकी मेच्योरिटी अक्रॉस 7, मतलब 7 मेच्योरिटीज होती है, मतलब रेंजिंग फ्रॉम आपका ओवरनाइट टू 12। तो 5 इंटू 7 या 35, सो ऑन अ डेली बेसिस आपको टोटल 35 रेट्स दिखेंगे आपको अक्रॉस डिफरेंट मेच्योरिटीज। 5 क्यों, क्योंकि ये 5 करेंसी है। 7 क्यों, क्योंकि वो अक्रॉस, लिख भी देता हूँ आपके लिए, चलो अभी समझा दिया मैंने तुम्हें। ये लाइबोर का ना याद रखना, लंडन इंटर बैंक ट्रांसफर रेट होता है ओवरनाइट से लेकर 12 मंथ्स तक की मेच्योरिटी के बीच में, मल्टीपल मेच्योरिटीज रहती हैं। आप इस यूजुअली जो आपस में ट्रांजैक्शन होता है, ग्लोबल बैंक एक दूसरे को लेंड करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। वो क्या करेंगे, एक बैंक दूसरे को लोन देगा, तो जो बैंक लोन दे रहा है वो क्या करेगा, जितना पैसा पहले बैंक को चाहिए प्लस लाइबोर प्लस एक फिक्स स्प्रेड, जो फिक्स स्प्रेड होगा वो उस बैंक का अर्निंग होगा। लाइबोर की फुल फॉर्म क्या होती है, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये अक्रॉस 5 करेंसीज में लिस्ट होता है, ठीक है, अक्रॉस। और टोटल कितनी मेच्योरिटीज रहती है, टोटल 7 मेच्योरिटीज। 7 मेच्योरिटीज मतलब एक होगा ओवरनाइट का होगा मेच्योरिटी, एक होगी 5 महीने की मेच्योरिटी, एक होगी 10, जैसे एफडी में नहीं होता 3 साल की मेच्योरिटी, फिर एफडी मेच्योर हो जाती है, वैसे ही ये रेट होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। मेच्योरिटी का मतलब क्या मैं वो समझा रहा हूँ। अक्रॉस 7 होता है, तो इन शॉर्ट 5 इन 7 जा टोटल 35 रेट्स लिस्ट होते हैं। इंडिया में जो होता है, जैसे अगर आप इंडिया में देखो तो हमारा होता है माइबॉर। माइबॉर मुंबई इंटर बैंक होता है, ठीक है ना, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये होता है अपने इंडिया में। ऐसे बहुत सारे होते हैं यार, बट मेन जो है वर्ल्ड रिनोन्ड है वो आपके लाइबोर और माइबॉर ही सुने मैंने। चलो ठीक है ना, लिक्विडिटी गैप का बेसिक्स यार थोड़ा भटक गए थे, पर चलो एक ये मेन टॉपिक कवर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने क्या कहते हैं वो पढ़ रहे थे हम, माई, ये हमने कर लिया, माइबर हो गया बेसिक, मैंने इनफ्लो आउटफ्लो को समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाके, दो टाइप ऑफ लिक्विडिटी गैप एनालिसिस होते हैं। एक होता है स्टैटिक, ठीक है ना, 2 टाइप्स। मान जा चाचा, ये सब चेंज कर देता हूँ ना, आधे लोग तो तुम इस पे कंफ्यूज हो जाओगे। टू टाइप्स होते हैं इसके, नहीं मानेगा भाई ये, ठीक है ना। स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर तुम्हारा पैसा इनफ्लो हमारे पास आना है, लेट्स से इनफ्लो आना है 6 महीने बाद, ठीक है ना, और आउटफ्लो जा रहा है हमारा 3 महीने बाद, तो वो यही माना जाता है। इसका मतलब यही होता है स्टैटिक के अंदर कि वो 6 महीने बाद ही आएगा, वो ये चेक नहीं करता कि किसी ने अर्ली रिपेमेंट कर लिया, ये सब पार्ट कंसिडर नहीं होता है, ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब ये होता है, बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का स्नैपशॉट काइंड ऑफ ही होता है टू कंपेयर द करंट कॉन्ट्रेक्चुअल इनफ्लोज वर्सेज आउटफ्लोज एज पर द मैच्योरिटी डेज, कि वो आज की बैलेंस शीट पे होता है, ठीक है। पहले बात तो हम आज की बैलेंस शीट, जैसे मैं बताता रोज का कैश मैनेजमेंट होता है ना, कि कितना पैसा पड़ा है, कितना देना है, कितना वर्किंग कैपिटल हम पे है रोज काम करने के लिए, ठीक है, तो यही बेसिक होता है। एग्जाम्पल में तुम ले लो, ले 1 साल का लोन रिपेमेंट अगले इज ड्यू इन 12 महीने में लोन रिपेमेंट ड्यू है। स्टैटिक एनालिसिस क्या जूम करेगा, इट विल कम एग्जैक्टली देन, वो ये कंसिडर नहीं करेगा कि पहले रिपेमेंट हो सकता है, बाद में की डिफॉल्ट हो सकता है या रोल ओवर हो सकता है, ये सब कुछ कंसिडर नहीं करता।
स्टैटिक में। यही चीज कवर होती है डायनेमिक में। डायनेमिक क्या है? वो बिहेवियर, रोल ओवर और आपके हर सिनेरियो को कवर करेगा कि अर्ली रिपेमेंट या लेट रिपेमेंट। ये कैसे प्रिडिक्ट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद whom टू whom द बैंक हैज लेंड। तो आप पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे आप एक टाइप से प्रिडिक्ट कर सकते हो, और उसकी उस समय फाइनेंशियल हेल्थ क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक की जिसे हमने लेंड करा, उससे हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लगता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम बता देते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब यूजुअली जो होता है आज के टाइम पे कॉर्पोरेट पे या रियल लाइफ में हम डायनेमिक यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक का कोई यूज ही नहीं बैठता है, वो पढ़ने के लिए होता है स्टैटिक, क्योंकि आपको नहीं पता है कि भाई सर्वाइवल होराइजन कैलकुलेशन बदल सकता है अगर एकदम से मार्केट ट्रेंड बदल गया हो। लेट से अभी कोई कंपनी को हमने लोन दिया है, अभी उसका इंडस्ट्री अप साइकिल चल रही है। अप साइकिल मतलब कि उसके इंडस्ट्री में बूम आ रखा है, तो वो खूब पैसा कमा रही है। कल को अगर उसका नीचे आपका वो इंडस्ट्री हेडविंड आ गई, हेडविंड बोले तो कि धंधा एकदम से कम होने लग गया, देयर इज सम इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और इंटरनेशनल मैक्रो इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो उसके प्रॉफिट या उस नेट प्रॉफिट में आपको और उसके बीटा पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़, लेस से कि जहां से वो मटेरियल एक्सपोर्ट करता है वहां पे उन्होंने हायर टैरिफ लगा दिया, तो कॉस्ट बढ़ गई अब सामान लेने की हमारी, तो वो कहाँ पास होगा? कंज्यूमर पे। तो प्राइस हाई होगा, प्राइस हाई होगा तो मतलब क्या होगा? हर एवरीवन वोंट बी गोइंग फॉर दैट ना। अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड कम होगी, हायर प्राइस, डिमांड कम भी हो सकती है। डिमांड कम होगी तो ऑफकोर्स उसके प्रॉफिट मार्जिन हिट होंगे, प्रॉफिट मार्जिन हिट होंगे तो उस कंपनी की परफॉर्मेंस कम होगी। और लेट से अगर कंपनी बहुत ही रिस्की बिजनेस में है, या कह सकते हो कि काफी डेप्ट में है, काफी डेट ओरिएंटेड कंपनी है, काफी उसने पैसा लेके बिजनेस एक्सपेंड करा, तो कल को अगर उसका भाई प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही गिर गया, इंडस्ट्री में बिल्कुल ही कोई बम फट गया, तो वो उसकी तो लग जाएगी ना। तो ऑलरेडी डेट में है, ठीक है ना, वहां रिपे करना है और यहाँ पे मतलब वहां पे भी रिपे करना ही है उसे, और फिर आगे और हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कंसिडर होती है डायनेमिक में। लोन रोल ओवर क्या होता है? ये होता है कि हम अपना लोन को रिफाइनेंस करे जा रहे हैं। ये जैसे यूएस अपनी डेट को रिफाइनेंस करता रहता है ना, यूएस पे एक बहुत बड़ा डेट का बबल है। वो पैसा लोन लेता है, लेंड करता है, मतलब बॉन्ड इशू करता है, पैसा उठाता है लोगों से, और भाई उस पर ही चल रही है उसकी जीवन और उठाता जा रहा है। तो बहुत बड़ा डेट ट्रैप है यूएस पे। वो उसे क्या करता है? बार बार रिफाइनेंस कर देता है, मतलब कम रेट पे फिर रिफाइनेंस करता है, रोल ओवर कहते हैं इसे। अब स्टैटिक के प्रॉन्स क्या है? मतलब आसानी से कैलकुलेट होता है, थोड़ा रेगुलेटरी बेसलाइन, मतलब एक टाइप का बेसलाइन एनालिसिस हो जाता है कि भाई इतना तो मोटा मोटा गैप है। बट दिक्कत क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर को इग्नोर करता है, ये मार्केट डायनामिक को इग्नोर करता है, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। आपका डायनेमिक गैप एनालिसिस में क्या होता है? ये बहुत रियलिस्टिक होता है, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट, अगर एक्चुअल लेवल पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेजरी और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो काफी यूजफुल रहता है ये। कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपको एन नंबर ऑफ सिनेरियोस कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया, मैक्रो हो गए, माइक्रो हो गए, कंपनी स्पेसिफिक हो गए, ठीक है ना। तो आपको अननेसरी ऊपर मतलब 10-20 सिनेरियोस बन जाएंगे, जितने बनाने बन जाएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिजल्ट है थोड़ा एजम्पशन सेंसिटिव होता है। एजम्पशन क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल सिनेरियोस बना रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं होते। उन सिनेरियोस बनाने के लिए जो हमने इनपुट्स लिए हैं उसे हम अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो अजम्पशन के बेसिस पे हम फोरकास्ट करते हैं। तो अब वो फोरकास्ट हमने करा है, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ अजम्पशन व्हेन इट कम्स टू अ डायनामिक गैप एनालिसिस। बैंक क्या करता है? थोड़ा एक बेस मोटा मोटा स्नैपशॉट लेने के लिए पहले एक बार स्टैटिक से स्टार्ट करेगा, फिर डायनेमिक पे आएगा जब मार्केट देख के, मार्केट सिनेरियो में चल रहा है कि अभी करंट मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, तो उस हिसाब से चलेगा। अब एक चीज क्या होती है, अब बैंक्स को यार लेट से इन्हें फंड भी थोड़ा रेस करना पड़ता है ना। अब मैं तुम्हें एक्सेल में समझाता हूँ बैंक इससे डील कैसे करता है, देखते रहना। इनफ्लो ये हो गया ईयर 1, 2, 3, 4, 5। इनफ्लो, अरे इनफ्लो नहीं आ रही, इनफ्लो, ओ एफ एल ओ, आउटफ्लो, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म है। कोई बैंक है ये, ठीक है ना, लेट्स से ये कोई आपका बैंक है। ईयर 1 में उस पर 200 का इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है -500 का, माइनस करके निकालो। यहाँ पे है, उस पर फिर 100 रुपए का इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है 800 का, -800 का। यहाँ उस पे 900 का थर्ड ईयर में इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है 100 का, सॉरी -100 का। फोर्थ ईयर में 1000 का इनफ्लो आ रहा है, आउटफ्लो जा रहा है 500 का।
4 साल का लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कर देते हैं हम नेट। ईयर बाय ईयर नेट कितना हो रहा है, दिस प्लस दिस, ठीक है। इनफ्लो होने वाला तो इतने का हम पे हुआ है। ईयर ऑन ईयर देख, हमारे पास पहले ईयर में हमारे पास इतना का लिक्विडिटी गैप है 300 का, सेकंड ईयर में 700 का लिक्विडिटी गैप है, थर्ड ईयर में 800 का सरप्लस है, फोर्थ ईयर में 500 का सरप्लस है। तो शुरू के 2 ईयर में बेशक हम पे गैप है, पर जब मैं इसकी टोटल नेट फिगर देखूंगा 4 साल में, तो हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, हम सरप्लस में ही है ना। ओवरऑल बैंक का सर बेशक ईयर ऑन ईयर हम पे डेफिसिट चल रहा है स्टार्टिंग के 2 साल, बट ऑन द एंड इफ आई टेक द टोटल नेट, तो हम सरप्लस में हैं। तो इस बेसिस पे बैंक यही करता है, बैंक चेक करेगा कि टोटल हमारे पास अगले 5 साल को प्रेडिक्ट करेगा कितना फंड आना है, मेच्योरिटी कैसे अलाइन करते हैं, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। वो 5 साल का प्रेडिक्ट करेगा, पहले देखेगा मेरा टोटल नेट 5 साल बाद कितना, सरप्लस हूँ डेफिसिट हूँ, सरप्लस है, ठीक है। फिर चेक करेगा ईयर ऑन ईयर, भाई कहाँ पे डेफिसिट है, कहाँ पे सरप्लस है। उस हिसाब से वो अपने ऑप्शन एक्सपेक्ट करेगा। लेट्स से अगर पहले ईयर में आपका डेफिसिट है 300, तो 300 करोड़ का है, तो वो क्या करेगा, आपका शॉर्ट टर्म लोन उठा लेगा 300 करोड़ का। क्या करेगा, 300 करोड़ से आपकी ये लाइबिलिटी मैच कर देगा, ठीक है ना, एसेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर मैच हो गया आपका। बैक एंड पे वो रिपे करता रहेगा। रिपे कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसे पता आगे वो सरप्लस पे है, कहीं डेफिसिट नहीं है, थर्ड और फोर्थ ईयर से वो सरप्लस पे चल रहा है, और एंड में भी वो सरप्लस पे है। तो वो प्रीटी श्योर है, उसे स्टार्टिंग के 2 साल का मैनेज करना है एसेट लाइबिलिटी, क्योंकि उसके आगे सरप्लस है, एसेट लाइबिलिटी आपकी आराम से मैनेज होगी। तो वो ऐसे इस हिसाब से हर बैंक अपना हैंक या कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन अब चूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट कि कैसे वो इस एसेट लाइबिलिटी को मिटिगेट करेंगे। समझे, मोड़ा कॉन्सेप्ट है, यही समझाना था। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव आपका गैप एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ वी डू इट, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही मैंने रखा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिख रहा है तुम्हें आसान है, बट जब बड़े स्केल पे करेंगे ना, इसका कभी मैं एग्जांपल लेके आऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा बैलेंस शीट वगैरह खोल के पूरा एसेट लाइबिलिटीज लाऊंगा, क्योंकि ये ना डेटा मिलता नहीं है ईयर ऑन ईयर की कितनी एसेट लाइबिलिटी है। तो पास डेटा जैसे बैलेंस शीट या फाइनेंशियल्स में दिख जाता है ना कितनी एसेट लाइबिलिटीज है, वो सब निकालूंगा। तो एक हाइपोथेटिकल बनाएंगे एग्जाम्पल, तो उस पर एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें बड़ा अच्छे से। वो अच्छे से आधे एक घंटे की वीडियो होगी, उस पर पूरा गैप एनालिसिस मारेंगे, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज बहुत मेजर टॉपिक हमने कवर करा है। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। अभी तक हमने क्या कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हमारे पास, ठीक है ना। मेन मेन हमने कर दिया है, ओके नाइस। एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो करा है, एनएसएफआर करा है। एलसीआर में हमने एचक्यूएलए पढ़ लिया था, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, कितने ब्रेकडाउन होता है, लेवल 1, लेवल 2 ए 2 बी, ठीक है। कैश फ्लो मिसमैच और सर्वाइवल एनालिसिस होराइजन हमने समझ लिया था। सर्वाइवल होराइजन क्या होता है कि कब तक बिना फंड उठाए बैंक अपने लिक्विड एसेट से आपका सारा लाइबिलिटी मीट कर सकता है। लिक्विडिटी गैप एनालिसिस आज पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। बिना स्प्रेड मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। तो ये मोटे मोटे टॉपिक अभी हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगला मैं जहां तक टारगेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वैल्यू एट रिस्क पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले वैल्यू एट रिस्क समझेंगे, फिर लिक्विडिटी वीआर समझेंगे इसमें, लिक्विडिटी वीआर ऑन, हाँ। और उससे पहले आई थिंक मैं तुम्हें वो समझाऊंगा इडियोसिमेट्रिक, मतलब कुछ ऐसा ही क्या टॉपिक है, मैं देखता हूँ तो मैं बताता हूँ। आई थिंक ईडियो, हाँ। पहले एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस वीआर क्या होता है वो समझाएंगे। उसके आगे फिर हम चलेंगे आपका बेसिक वीआर क्या होता है, तो बेसिक वाला समझाऊंगा। मतलब आपका कहते हैं हिस्टोरिकल मेथड है ना, वीआर निकालने के भी कई सारे मेथड है। मॉन्टी कार्लो हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, ठीक है ना। और ऐसे आगे तुम्हारा एक और होता है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल हिट नहीं हो रहा है, नाम मैं भूल गया उसका। वैसे ही आगे फिर कंडीशनल वीआर होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। बट पहले लिक्विडिटी से रिलेटेड जो जो है, इडियोसिमेट्रिक, ठीक है ना, इडियोस सिंक्रेटिक क्या होता है, सिस्टम लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे अपन वीआर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोनों वीडियो अच्छे से देख लेना। बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालने वाला हूँ। People those who are interested in finance, those who really want to know liquidity and really want to crack a good package job, do look into my video, do subscribe the channel, do like the video and comment अगर कोई डाउट है। नहीं है to motivate you can comment, ठीक है ना। जितना तुम मोटिवेट करोगे, जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे, मैं उतनी वीडियो और डालता रहूंगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।